प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम पंचतंत्र का सामान्य परिचय देखेंगे। उससे पहले पंचतंत्र चूँकि एक नीति कथा है, तो नीति कथा साहित्य का परिचय देखेंगे कि आखिर नीति कथा साहित्य किस तरह से पुष्पित पल्लवित हुआ। यह क्या भारत की ही अमूल्य निधि है या ये विश्व को भी उपकृत कर रही है, धन्य बना रही है। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि नीति यानी कि नैतिकता के बिना मानव नहीं कहला सकता। तो मानव को मानव कहलाने के लिए नैतिकता का ज्ञान आवश्यक है। अब मानव को मानव बनाने में क्या मनुष्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अथवा पशु पक्षी या अचेतन तत्व भी इसमें उपयोगी हो सकते हैं? ये आप इस पंचतंत्र को पढ़कर जानेंगे कि किस प्रकार से जो चेतन अचेतन जो प्राणी हैं, निर्जीव सजीव जो वस्तुएं हैं, उन्होंने भी मनुष्य का कितना उपकार किया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा विरचित एक ग्रंथ है जो न केवल भारतवर्ष का अपितु विश्व के समस्त जो काव्य हैं, साहित्य हैं, उसका भी एक माना हुआ ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी गणना विश्व के उन थोड़े से परंतु सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में होती है जिन्हें वर्ल्ड क्लासिक कहा जाता है। वर्ल्ड क्लासिक। पंचतंत्र की जो उपयोगिता है और लोकप्रियता है उस पर हम प्रकाश डालेंगे, उसको देखेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर ये कथा साहित्य या आख्यान साहित्य आया कहाँ से, कैसे विकसित हुआ। तो देखिए स्क्रीन पर जैसा आपको नज़र आ रहा है कि विश्व साहित्य में भारत के कथा साहित्य का बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है। कथा साहित्य का उद्गम सर्वप्रथम भारत भूमि पर ही हुआ था और यहीं से विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। संस्कृत कथा साहित्य बहुत ही रोचक, सरल, भावपूर्ण और उपदेशपरक होने के साथ साथ आबाल वृद्ध यानी कि बच्चे से लेकर वृद्ध तक, बालक से लेकर वृद्ध जन तक सभी के मन को ये स्वतः आकर्षित और प्रभावित करता है। क्या चीज़? कथा साहित्य, कथाएं। फलतः इस साहित्य की न केवल स्वदेशी अपितु विश्व के सभी प्रसिद्ध विद्वानों ने बहुत ही मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कथाएं क्या होता है कि जैसे लौकिक जो कथाएं होती है, जो काल्पनिक कथाएं होती है, जो मनोरंजन के लिए कही जाती हैं, वो तो होती ही हैं, परंतु ये जो नीति कथाएं होती है वो मनोरंजन भी करती है और कौतूहलपूर्ण ऐसे वातावरण का सृजन करती है कि उसके साथ आपको व्यवहारिक बुद्धि का विकास करने का अवसर भी प्रदान करती है। क्योंकि आपने सुना होगा, एक होता है IQ, एक होता है EQ। तो IQ तो होता है बच्चों में, जो एक तरह से बुद्धि होती है, जन्मजात भी होती है और बाद में धीरे धीरे विकसित भी होती है। परंतु EQ, इमोशनल कोसेंट यानी संवेगात्मक बुद्धि भी एक चीज़ है, उसका अगर अभाव हो तो वह जो बालक है वह अपनी IQ का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। तो EQ बहुत ज़रूरी है। वर्तमान संदर्भ में हम EQ की अवधारणा पढ़ते हैं, पर आप इसको पंचतंत्र को पढ़कर जानेंगे, पंचतंत्र की कहानियों को, कि यह प्राचीन काल से ही, वैदिक काल, महाभारत काल, रामायण काल से ही ये कितना प्रसिद्ध रहा है कि कथाओं के माध्यम से व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि उत्पन्न की जाए, उसे प्रति उत्पन्न मति बनाया जाए कि किस प्रकार से वह अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। तो वर्तमान में भी हम यही देखते हैं कि बालकों को किताबी ज्ञान तो बहुत है, परंतु जीवन की जो चुनौतियां हैं, जिसमें लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के जो भाव हैं, उन सबको किस तरह से कंट्रोल करना है और उन सबको नियंत्रित करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और सफलता केवल धन संपत्ति प्रसिद्धि पाने की ही सफलता नहीं होती, बल्कि जीवन में सुख संतुष्टि पाना भी एक सफलता का ही आयाम है। इसलिए आप पढ़ते जाइए, देखिए, आज आपको पता चलेगा कि जो संस्कृत साहित्य है वो कितना समृद्ध साहित्य है, जिसकी न केवल भारत ने अपितु विश्व ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और इसी को आधार बनाकर आप देखेंगे कि जो कार्टून कैरेक्टर, कार्टून पात्र जो रचे गए हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि टीवी में वो कार्टून ही देखते रहते हैं हमेशा, तो वह भी उनके लिए उपयोगी है अगर वो कार्टून पात्र अच्छी वस्तुओं पर बनाए जाए। जैसे कि छोटा भीम आपने देखा होगा, या इस तरह के बहुत सारे पात्र होते हैं जो उनमें खेल खेल में ही मनोरंजन करते हुए उन्हें बहुत सारे नीति परक उपदेश, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान उन्हें सिखाते जाते हैं। तो देखिए कि
विश्व की भी प्राय सभी भाषाओं में इन भारतीय भाषाओं का ये अनुवाद हुआ। तो ग्रीस, जो कि वर्तमान यूरोप में है, प्राचीन जिसका नाम एथेंस था, उसमें ईसप की कहानियाँ हैं। ईसप यानी उनके जो ईसा मसीह थे उनकी कहानियाँ हैं। और अरब अरब की अरेबियन नाइट्स जैसी रोचक कहानियाँ है जो भारत की कथा साहित्य पर ही आधारित है। यानी कि जो ईसाई जगत और जो इस्लाम जगत दोनों ने ही भारत की कहानियों पर आधारित होकर ही अपने वहाँ की कहानियाँ रची हैं उनके हिसाब से। इन कथाओं की विषय वस्तु किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथा से, ऐतिहासिक घटना से संबंध नहीं होती है, अपितु विशुद्ध काल्पनिक होती है। अब देखिए, संस्कृत साहित्य में आपने देखा होगा कि कुछ ग्रंथ पौराणिक होते हैं, कुछ ग्रंथ ऐतिहासिक होते हैं, तो वहाँ से विषय वस्तु ली जाती है और उसका वर्णन किया जाता है। पर यहाँ पर विशुद्ध काल्पनिक जो विषय वस्तु है उसको इस तरह से रचा जाता है कि उसमें घटना की विचित्रता होती है और पात्रों की विविधता होती है। बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है, और उन घटनाओं के माध्यम से कुतूहल, हास्य, व्यंग्य, विनोद, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हुए काव्यात्मक रूप में बालकों को, मनुष्यों को एक तरह से नीति का उपदेश दिया जाता है। तो ये जो कथाएं हैं वो कौतूहल युक्त हास्य, विनोद, मनोरंजन के साथ साथ नीति शिक्षा भी प्रदान करती है। किसी कारणवश शास्त्रीय ज्ञान से वंचित रह जाने वाला मनुष्य, अब देखिए कोई मनुष्य है जो पढ़ा लिखा नहीं है, किताबी ज्ञान वो नहीं प्राप्त कर पाया, अक्षर ज्ञान नहीं कर पाया, यानी कि निरक्षर रहा, तो वो ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता, परंतु फिर भी वह कथाओं को सुनकर अपना मनोरंजन भी कर सकता है और नीतिवान बनकर व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। यही इस कथा साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। आपने अपने घरों में अनुभव भी किया होगा कि जो दादी नानी की कहानियाँ हैं, दादी नानी हमारी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, निरक्षर होती हैं, पर फिर भी उनकी जो कहानियाँ हैं अगर आपको सुनने का मौका मिला हो अपनी दादी नानियों से, तो उनकी कहानियाँ आज भी आपके जीवन में मार्ग निर्देशित करती होंगी। उनकी लोकोक्तियाँ, उनके मुहावरे जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए होते हैं। तो जो शास्त्र ज्ञान से वंचित रह जाते हैं उन मनुष्यों के लिए भी यह नीति और व्यवहारिक ज्ञान देने का एक प्रमुख साधन है। और कथा साहित्य का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आखिर कथा साहित्य लिखा क्यों जा रहा है, ताकि वह बहुत ही आसान तरीके से नीति का, व्यवहार का उपदेश दे सके। अब हमें देखना है कि कथा साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो कथा साहित्य का उद्भव वैदिक साहित्य से ही माना जाता है। वेदों में 4 प्रकार के वेद हैं, वेदों से ही आगे उपनिषद इत्यादि जो प्राचीन जो वेद हैं वो सब हैं। तो पशु पक्षियों के माध्यम से कर्तव्य पालन और नीति कथन की रीति संस्कृत में बहुत ही प्राचीन रही है। पशु पक्षियों के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे आप कर्तव्य पालन करें, नीति का मार्ग अपनाएं। ऋग्वेद में भी कहीं ऐसे आख्यान मिलते हैं जिसमें मनुष्य इतर प्राणी, यानी मनुष्य से जो अलग हैं वो मनुष्य इतर प्राणी मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान का उपदेश देते हैं। आख्यान का क्या मतलब होता है? आख्यान का मतलब होता है कथा। तो आख्यान या संवाद, संवाद जैसे वहाँ पे ऋग्वेद में आपको मिलेगा सरमा पणी संवाद। संवाद का मतलब होता है डायलॉग, बातचीत। तो सरमा और पणी का एक संवाद मिलता है हमें ऋग्वेद के दशम मंडल के 108वें सूक्त में, जिसमें सरमा नाम की एक शुनी है। शुनी मतलब कुतिया, और वह पणी यानी कि पणियों को, यानी कंजूस व्यापारी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पणी। पणियों को धन आदि दान देने का उपदेश देती है। एक जानवर, एक कुतिया जो है वो मनुष्यों को उपदेश देती है कि आप जो हैं धन आदि दान करिए, क्योंकि यही आपके साथ आपका दूसरे लोक में जाएगा। यहाँ पे जो हम कंजूसी करते हैं वो कंजूसी आपके लिए उचित नहीं है, बल्कि अपना धन का प्रयोग दान इत्यादि में करें। ऋग्वेद में ही एक आगे आता है, मंत्र गान करते हुए ब्राह्मणों की तुलना मेंढकों से की गई है। यानी कि मेंढक जैसे बोलते हैं वर्षा ऋतु में आवाज़ करते हैं, वैसे ही मंत्र गान करते हुए ब्राह्मण उनकी तरह ही करते हैं। तो ये वहाँ तुलना है। तो तुलना मतलब वहाँ पे मेंढक बताया गया है। तो इस तरह का एक पात्र वहाँ मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं ऋग्वेद में ही पुरूरवा उर्वशी संवाद मिलता है हमें, और विश्वामित्र नदी संवाद मिलते हैं। आदि संवादों में भी जो सूक्त हैं, इन सूक्तों में भी कथा साहित्य के बीज रूप में हमें निदर्शन हो जाते हैं कि ऋग्वेद में भी कथाएं मिलती हैं हमें वेदों में। इन कथाओं का विस्तार ब्राह्मण ग्रंथों में आगे हुआ, क्योंकि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इस तरह से करके हमारा वैदिक साहित्य है। तो वेदों में हमने देखा, ऋग्वेद में हमें मिला, अब ब्राह्मण ग्रंथों में भी बहुत कुछ मिलता है। ये बहुत विस्तार का विषय है, आपको सिर्फ एक परिचय लेना है कि वहाँ होता है। छांदोग्य उपनिषद आएगा एक, तो उपनिषदों में एक छांदोग्य उपनिषद में एक व्यंग्य कथा वर्णित है, जिसमें कुत्ते जो हैं अपने भोजन के लिए चिन्हाने वाले अपना एक नेता चुनते हैं।
कुत्ते हैं तो उनका भोजन की व्यवस्था करने के लिए कोई उनका नेता चुना जाना है। वो नेता कौन सा होना चाहिए, उनके समूह में से ही होगा, परंतु वो बहुत तेज चिल्लाने वाला होना चाहिए, उसकी आवाज़ बहुत बुलंद होनी चाहिए, वैसे व्यक्ति को वो नेता चुनते हैं। तो यहाँ पर कुत्ते को माध्यम से बताया गया है, कहानी है, व्यंग्य कथा है वहाँ पर। एक अन्य स्थल पर बेल, हंस और मदगु नामक एक जलचर पक्षी द्वारा जाबाली पुत्र सत्यकाम को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो देखिए, ब्रह्म विद्या यानी कि सर्वश्रेष्ठ विद्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इत्यादि जो विद्या है वो जाबाली पुत्र सत्यकाम है उसको प्रदान की गई, किसके माध्यम से, मनुष्य इतर प्राणी जो हैं बेल, हंस और मदगु नामक एक जलचर पक्षी, जल में विचरण करने वाला पक्षी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमें वेदों में मिलता है, वेद और वेदों का जो व्याख्या ग्रंथ है ब्राह्मण उपनिषद इत्यादि में भी हमें बीज रूप में कथा साहित्य मिलते हैं। अब हम आगे देखते हैं रामायण। तो रामायण में भी जो कथाएं हैं वो संक्षिप्त रूप में मिलती हैं, बहुत तरह की वहाँ पे कथाएं आती है। अनेक लघु कथाएं उपमाओं द्वारा भी संकेत की गई हैं। उपमाएं जब हम एक दूसरे से किसी से तुलना करते हैं तो उपमाएं दी जाती है, तो उसमें भी बीज रूप में ये हमें रामायण में भी कथाओं का संक्षिप्त परिचय मिल जाता है। अब आता है महाभारत। महाभारत में इन कथाओं का विस्तार रूप से वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत चूँकि आपको पता है कि महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है ये हमारा, इसमें आख्यान है और 18 इसमें पर्व हैं। तो जो आख्यान है उसमें क्या होता है, आख्यान का मतलब ये होता है कथा। तो इसमें आपने सुना होगा कि जो जैसे नल दमयंती आख्यान है या पुरूरवा उर्वशी का कोई आख्यान है या फिर किसी भी तरह की जो हमारे ग्रंथ हैं, जो रामायण महाभारत जिनके आधार पर आगे लिखे जाते हैं, मतलब रामायण और महाभारत को उपजीव्य बनाकर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो महाभारत में भी हमें बहुत सारे आख्यान मिलते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भी विदुर द्वारा सोने के अंडे देने वाली चिड़िया, धूर्त बिलाव, चतुर श्रृगाल, मनुष्य और मत्स्य, मनुष्य मनु मुनि थे, महाराज मनु, और मत्स्य एक बड़ी मछली, उसकी कथा है। गज और कच्छप यानी गज यानी हाथी और कछुए की कथा है, इत्यादि अनेक नीति कथाएं वहाँ पे कही गई है विदुर के द्वारा, जब वह नीति का उपदेश देते हैं। विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, महाभारत के शांति पर्व में आती है। निसंदेह ये जो ग्रंथ हैं कालांतर में पंचतंत्र की कथाओं का उपजीव्य बनी, यानी रामायण महाभारत और वेद इन सब से ही उपजीव्यत्व लेकर पंचतंत्र की कथाएं लिखी। किसने लिखी, पंडित विष्णु शर्मा ने। पतंजलि महाभाष्य में काकतालीय और अजाकृपाणीय एवं काक उलूकीयम इत्यादि पदों द्वारा अनेक नीति कथाओं का सांकेतिक उल्लेख मिलता है। पतंजलि एक व्याकरण के महाभाष्यकार हैं, उन्होंने भी ऐसे शब्द यूज़ किए हैं कि अजा कृपाणीय, काक उलूकीय, काक और उल्लू यानी कौवा और उल्लू, काक तालीय कौवा और ताली बजाने वाली, अजा कृपाण, अजा यानी बकरी और कृपाणीय। तो इस प्रकार से वहाँ पर हमें नीति कथाओं का संकेत मिल जाता है। अब आता है हमारा रामायण और महाभारत के बाद में बौद्ध जातक कथाएं। बौद्ध जातक कथाओं में लोक कथा एवं नीति कथाओं को ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया गया है। यानी कि जातक कथाएं, जातक यानी जात, उत्पन्न होने वाली का यानी कथा। तो भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो जातक कथाएं हैं। तो पूर्व जन्म में किस प्रकार के थे वो कथाएं बताई गई इसमें, और उसके द्वारा ही बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। आर्य शूर द्वारा रचित जातक माला है एक ग्रंथ, वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है इसमें, इस बौद्ध साहित्य में। तो संस्कृत भाषा में निबद्ध इस संग्रह में 35 जातक कथाएं हैं, जिसमें भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्मगत कर्मों को कथा रूप में रोचक विधि से प्रस्तुत कर मनुष्य को व्यवहारिक और नीति उपदेश दिए गए हैं। 35 कथाएं, जातक माला, जातक की माला, माला मतलब बहुत सारी कथाएं, तो 35 कथाएं हैं। उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से जो जो उन्होंने देखा, जीवन में भोगा, वो सब है, और बहुत ही रोचक रूप से मनुष्य को व्यवहारिक और नीति का उपदेश दिया गया है। इन कथाओं में गद्य और पद्य का मिश्रित रूप हमें मिलता है। बौद्ध जातक कथाओं के आधार पर ही जैनाचार्यों ने भी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के पुनर्जन्म की कथाओं का चित्रण किया है। तो बौद्ध के आधार पर जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं, तो उनके भी पुनर्जन्म की कथाओं का चित्रण किया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो है कथाओं का, हमें जैसे कहते हैं कि कहाँ से आई कथाएं, तो वेदों में मिली, फिर रामायण में मिली, महाभारत में मिली, बौद्ध साहित्य में मिली और जैन साहित्य में मिली। इस प्रकार इन जातक कथाओं से ही हमें उस तत्कालीन समाज, संस्कृति, आचार व्यवहार का
पर्याप्त परिचय होता है। हरिशेणकृत वृत्त कथा कोश में एक एक जैन सिद्धांत के लिए अनेक कथाएं मिलती हैं। हरिशेण है, उन्होंने वृत्त कथा कोश लिखा है, उसमें जैन सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो हर एक सिद्धांत को समझाने के लिए एक एक कथा बताई गई है। इस प्रकार पंचतंत्र की कथाओं का जातक कथाओं से पर्याप्त साम्य है, यानी कि पंचतंत्र की कथाएं और जातक कथाएं अनेक रूप से साम्य लिए हुए हैं। अब ये जो कथा साहित्य हमने देखा, इसको हम विषय प्रतिपादन की दृष्टि से दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक है नीति कथा और दूसरा है लोक कथा। तो जो नीति कथाएं हैं वो क्या चीज़ हैं और लोक कथाएं हैं वो क्या चीज़ हैं, ये हम देखते हैं। नीति कथा, तो नीति कथा क्या होती है? नीति की कथा है, ये कोमल बुद्धि बालकों को धर्म, व्यवहार, सदाचार आदि नीति का संस्कार देने के लिए लोक कथाएं विकसित हुई हैं। उन्हीं कथाओं को नीति कथा कहा जाता है। कोमल बुद्धि बालक, क्योंकि कथाएं देखो बालकों को बहुत पसंद है, वैसे तो बड़ों को भी पसंद है, पर बड़ों को क्योंकि अपने जीवन की भाग दौड़ के लिए समय ही नहीं होता, इसलिए वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहते। बाकी जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं वो किसी को किसी भी समय नीति का, ज्ञान का, व्यवहार का उपदेश दे सकती हैं। तो कोमल बुद्धि जो बालक होते हैं उनको कैसे समझाया जाए, बड़े बड़े जो दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ की बातें, तो धर्म, व्यवहार, दर्शन, सदाचार आदि नीतिगत जो उपदेश हैं यानी संस्कार हैं, क्योंकि संस्कार हमारे जीवन के मूलभूत अंग हैं, उनको बच्चों में किस तरह से हृदयंगत कराया जाए, ये कथाएं उनको कही जाती है। और कथाओं में वो जब पशु पक्षियों को देखते हैं इस प्रकार का आचरण करते हुए कि पशु पक्षी इस तरह का आचरण कर सकते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर उनकी तरह अनुकरण करने की कोशिश करते हैं और उसी तरह से वो अच्छे अच्छे व्यवहार सीखते हैं। इसलिए बचपन में जिस प्रकार का हमें माहौल मिलता है उससे ही बच्चे का विकास होता है, भावी विकास होता है। तो उन्हें नीति कथा कहते हैं। हितोपदेश ग्रंथ की प्रस्तावना में नारायण पंडित ने नीति कथाओं का उद्देश्य बताया है कि क्या है आखिर नीति कथाओं का उद्देश्य। तो हितोपदेश यानी हित का उपदेश, यह एक ग्रंथ है, इसको लिखा नारायण पंडित ने। उन्होंने बताया कि आखिर इनको लिखने का उद्देश्य क्या है नीति कथाओं को, तो कथाओं के द्वारा बालकों को नीति ज्ञान देना। इस संक्षिप्त में कहें तो ये 2 अक्षरों का है इसका उद्देश्य। कथाश्छलेन बालानाम नीतिस्तदीह कथ्यते। कथा छलेन, कथा के छल से, बच्चों को कथाएं सुनना, कहानियां सुनना बहुत पसंद है, तो उसके बहाने से बच्चों को नीति का उपदेश देना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इन कथाओं में राजनीति, लोक नीति के गूढ़ तत्व को सरल विधि से समझाया गया है। गूढ़ तत्व, बहुत ही गहन तत्व, रहस्यमय तत्व। ये कथाएं बालकों को व्यवहारिक जीवन जीना सिखाती हैं। व्यवहारिक जीवन यानी व्यवहार में उन्हें कैसा करना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहार में अगर उनके सामने परिस्थिति आए तो किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकलना है। बाल उपयोगी बनाने हेतु इनके पात्र भी पशु पक्षी आदि हैं जो मनुष्य के समान आचरण करते हैं। अब देखिए पशु पक्षी जो कि मनुष्य की दृष्टि से तो ये कम माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह की बुद्धि का स्तर नहीं होता। बुद्धि तो उनके पास भी होती है, दुख सुख इत्यादि वो भी समझते हैं, स्नेह क्रोध, परंतु उतना स्तर नहीं होता जितना मनुष्य के पास होता है। पर फिर भी उनके माध्यम से आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं तो ये ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि जब उसमें ये बात निकल के आती है कि जब पशु पक्षी इस प्रकार का कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार पशु पक्षियों को मनुष्य की तरह व्यवहार करते देखकर बालमती और सरल मन बालकों के मन में भी कौतूहल उत्पन्न होता है और वे उन्हीं की भांति व्यवहार करने के लिए उत्सुकता व तत्पर हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो नीति ग्रंथ लिखने का उद्देश्य है वो सफल हो जाता है और कथा के बहाने से नीति का उपदेश दे दिया जाता है बच्चों को, और वो बहुत ही स्थायी होता है। ये नहीं कि जब तक उन्होंने कथा सुनी उतना ही असर रहेगा। बहुत से बच्चों को आप पूछ के देखिए उनके दादी नानी की सुनाई हुई कथाएं उनको आज तक याद रहती हैं और उनका वो समय समय पर उसी तरह से व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो जो पशु पक्षी इत्यादि पात्र हैं, ये पात्र राग द्वेष, मित्रता, शत्रुता, मान अपमान, छल कपट, संधि विग्रह आदि मानवीय भावनाओं से युक्त हैं। यानी इन्हें दिखाया जाता है वहाँ पे युक्त कि उनमें भी, पशु पक्षियों में भी राग है, द्वेष है, मनुष्य मित्रता है, शत्रुता है, छल कपट है, संधि विग्रह है यानी कि भेद डालना, फूट डालना इत्यादि जो चीज़ें हैं वो उनमें भी हैं। जंतु पात्रों में बुद्धिमता, विनोद प्रियता, दयालुता और चंचलता आदि मानववत व्यवहार देखकर बालकों के मन में स्वतः ही कुतूहल उत्पन्न हो जाता है कि किस प्रकार से आपने सुनी होगी कि जो जब
कि जो जाल में फंस जाते हैं बहुत सारे पक्षी, तो वह अपने जाल से ही टूट जाते हैं और उड़कर अपने मित्र चूहे के पास पहुंच जाते हैं, और चूहा उनका जाल को कुतर कर उन्हें आपदा से मुक्त करता है। तो वहाँ पर वह मित्रता का परिचय देता है। तो इस प्रकार से मित्रता के भाव हैं, बुद्धिमत्ता के भाव हैं, दयालुता के भाव हैं, वहाँ पर हैं उन कहानियों में। तो क्या होता है कि उनको देखकर बच्चों में भी कुतूहल का भाव उत्पन्न होता है, और परिणाम स्वरूप बच्चों में राजनीति, सदाचार, लोक व्यवहार के गूढ़ तत्वों को सहजता से ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होती जाती है। नीति कथा ग्रंथों में मानव जीवन हेतु आदर्शवाद की अपेक्षा व्यवहार कुशलता एवं नीति ज्ञान में निपुणता को श्रेष्ठ माना गया है। अब क्या होता है, कुछ ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं बड़े बड़े उपदेश देते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब हम उनको जीवन में उतारने लगते हैं तो वो हो नहीं पाता उतना। परंतु यहाँ व्यवहार कुशलता यानी कि व्यवहार में करके यहाँ दिखाया गया है। डूइंग करने के बाद शिक्षा दी गई है, तो उसको करता हुआ देखकर, क्योंकि बच्चों पर व्यवहार में इसी बात का प्रभाव पड़ता है कि वो किसी को करता हुआ देखते हैं, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने आस पड़ोस में जैसा वो करता हुआ देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। तो पशु पक्षियों को जब वो वैसा करता हुआ देखते हैं तो उसी प्रकार से सीख कर वो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर उन्हें अच्छा दिखाया जा रहा है तो वो अच्छा सीखेंगे, उन्हें खराब दिखाया जा रहा है तो वो खराब सीखेंगे। तो जीवन में अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। जिन विषयों को न जानने से असफलता अथवा निराशा का सामना करना पड़ता है, उन विषयों के प्रति मनुष्य मात्र को नीति कथाओं के माध्यम से जागरूक किया गया है। अब जिन विषयों को न करने से, कुछ ऐसे होते हैं हम जीवन में ना कर पाए तो हमें असफलता और निराशा आ जाती है हमारे मन में, उनका सामना भी करना पड़ता है हमें। उन विषयों के प्रति मनुष्य मात्र को नीति कथाओं के माध्यम से जागरूक किया जाता है कि कोई आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, असफल और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन का एक पक्ष है। आप अभी सफल हैं तो किसी दिन असफल हैं तो कभी सफल होंगे, कभी दुखी हैं तो कभी सुखी होंगे, क्योंकि ये जीवन का चक्र है और ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो ये नीति कथा साहित्य है उसके हमें बीज कहाँ कहाँ मिले, वेद में, रामायण में, महाभारत में, जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं, और इसके आधार पर लिखा गया है एक तरह से पंचतंत्र, और पंचतंत्र के बाद हितोपदेश और अन्य ग्रंथ बहुत सारे लिखे गए हैं। और वर्तमान में टीवी में जो कार्टून चरित्र आते हैं वो भी इसी पंचतंत्र की कहानियों से प्रेरित हैं। और यह संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है, जिसका न केवल भारत ने अपितु विश्व साहित्य ने भी लोहा माना है, और इसका विविध भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अब देखते हैं नीति कथाओं की भाषा शैली। नीति कथाओं की भाषा शैली बहुत ही सरल, बोधगम्य और आकर्षक रखी जाती है, क्योंकि तभी वो समझ में आएगी। तो ये बहुत सरल, बोधगम्य और आकर्षक भाषा शैली होती है। भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग पर भी सहृदयी पाठकों को नीरसता का अनुभव नहीं होता। इसमें बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं, बीच बीच में पद्य भी कहे जाते हैं। पद्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, क्योंकि पद्य याद हो जाते हैं आराम से, और उन पद्यों को आपके दिमाग में बिठाने के लिए गद्य में कहानी कही जाती है, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो मानव मस्तिष्क में स्थायी होती हैं। तो पद्य को, जो कि परंपरागत नीति वाक्य हैं, उनको प्रस्तुत करना और उनको प्रस्तुत करने के लिए जो जिज्ञासु जनता है उनके मस्तिष्क में बिठाने के लिए ही कहानियाँ गढ़ ली जाती है, कुछ प्रसंग जोड़ लिए जाते हैं, और लास्ट में उसका जो निष्कर्ष है या बीच बीच में उसका जो निष्कर्ष है वो पद्य के माध्यम से हृदयगम कराया जाता है सहृदयी पाठकों को, विशेष रूप से बालकों को। नीति कथाकारों को भी अपना पांडित्य प्रदर्शन करने की अपेक्षा कथा को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाए रखना ही अभिष्ट रहा है। जो नीति कथा लिखने वाले जो हमारे जो लेखक हैं, जैसे कि पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक, और हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित, और अन्य भी जो बात के लेखक हैं, उन्होंने भी क्या किया, अपना पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया, अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया कि हमें इतना ज्ञान है कि हमें कला, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष इत्यादि का ज्ञान है तो अपना ज्ञान वो दिखा रहे हैं, बल्कि वह एक स्वाभाविक सरल शैली के द्वारा बालकों को जो भी शिक्षा दी जानी है उसका उपदेश देते हैं। इस सरल भाषा की वजह से ही काव्य रस में कहीं पर भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। इन नीति कथाओं में संपूर्ण कथा गद्य में वर्णित होती हैं। गद्य यानी कि जो पद्य नहीं है, गद्य भाग है जिसको हम आराम से पढ़ सकते हैं, परंतु उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षाएं पद्य में होती है, श्लोक में होती है। पद्यात्मक नैतिक उपदेश प्रायः किसी कथन की पुष्टि के लिए पूर्ववर्ती नीति ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। अब
या तो जो श्लोक होता है वो लेखक स्वयं लिखता है, या फिर पूर्व पूर्व ग्रंथों से जो परंपरा से चले आ रहे हैं वहाँ से उन ग्रंथों को उन श्लोकों को, उन पद्यों को उठा लिया जाता है और बीच बीच में डाल दिया जाता है। नीति कथाओं की एक अन्य विशेषता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक मुख्य कथा होती है और उस मुख्य कथा को समझाने के लिए, उसके ही एक तरह से तर्कों को पुष्ट करने के लिए अनेक उपकथाओं का समावेश उसमें होता है। ये जो कथाएं हैं वो उपकथाएं और गौण कथाएं जो हैं वो मुख्य कथा के पात्रों द्वारा अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए मुख्य कथा से ही जोड़ दी जाती हैं। जैसे कि हम अपरीक्षित कारकम में पढ़ेंगे, वहाँ 15 कथाएं हैं, परंतु मुख्य कथा तो एक ही है कि बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। ये मुख्य कथा की मुख्य शिक्षा है और उसको शिक्षा को देने के लिए वहाँ पर 15 अवान्तर कथाएं जोड़ दी गई हैं। तो ये भी मुख्य कथाएं हैं नीति कथाओं की कि प्रमुख कथा और साथ में अन्य गौण कथाएं, उपकथाएं। वस्तुतः नीति कथाएं मनोवैज्ञानिक शिक्षण का सर्वोत्तम निदर्शन है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है आपके मस्तिष्क पर और सिखा देती है बहुत कुछ जो आप सीखना नहीं चाहते थे, आपको पता भी नहीं है कि आपको सिखा दिया गया है, और वो सीख जाते हैं आप। खेल खेल में ही जैसे सीखना होता है वैसे ही यहाँ पर मनोरंजनपूर्ण कथाओं के माध्यम से सिखा दिया जाता है। संस्कृत साहित्य में 2 प्रकार की नीति ग्रंथ हमें मिलते हैं, नीति कथात्मक ग्रंथ हैं। एक है पंचतंत्र जो कि पंडित विष्णु शर्मा विरचित है, और एक है हितोपदेश जो कि नारायण पंडित विरचित है। पंचतंत्र तो हमारे विस्तृत कोर्स में है, इसलिए इसको हम कल विस्तृत रूप से देखेंगे। आज हम हितोपदेश का एक सामान्य परिचय मैं आपको बता देती हूँ कि हितोपदेश किस तरह से हित का उपदेश देने वाला एक ग्रंथ है। ये मुख्य रूप से जो पंचतंत्र उस पर ही आधारित है। पंचतंत्र में तो 5 तंत्र हैं, परंतु हितोपदेश में 4 ही भाग हैं, और इसको नारायण पंडित ने 900 ईस्वी के लगभग लिखा है, यानी कि पंचतंत्र के बाद में लिखा है। इसमें 4 तंत्र हैं, 4 भाग हैं। कौन से भाग हैं? मित्र लाभ, सुहृद भेद, सुहृद भेद। सुहृद का मतलब होता है मित्र, मित्र भेद यानी सुहृद भेद, विग्रह और संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिलते हैं 4 प्रकार के उपदेश हितोपदेश में। पंचतंत्र से ही इसकी सामग्री ली गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पंचतंत्र की कथाएं एक तरह से इसमें शामिल की गई हैं, और हित का ये उपदेश है। हमें विस्तार रूप में इसको नहीं जानना है क्योंकि हमारे कोर्स में ये नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है? हमारे कोर्स में है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के भी मुख्य रूप से जो अपरीक्षित कारकम है वह है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये जो नीति कथाएं हैं उनको कहते हैं उपदेशात्मक कथा, पशु कथा यानी डायडैक्टिक फेबल्स, और एक होती है लोक कथा जिसको कहा जाता है पॉपुलर टेल्स, यानी कि लौकिक जो जीवन में प्रचलित होती है, काल्पनिक कथाएं होती है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा है नीति कथा, और नीति कथा साहित्य में ही आता है आपका पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र के लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा, और इसमें 5 तंत्र हैं। इसका विस्तार से वर्णन हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें तंत्र हैं और उनका समय क्या था, लिखा कैसे गया था और उसका उद्देश्य क्या था। और हितोपदेश के जो तंत्र हैं वो 4 हैं, 4 भाग हैं। जो परीक्षाएं होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएससी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी या किसी भी तरह की जो कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें न्यू टाइप में इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा भाग हितोपदेश से लिया गया है और कौन सा भाग पंचतंत्र से लिया गया है। तो कल हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और आज के जो ये जो सामग्री आपके लिए प्रस्तुत की गई है इसका भी बहुत महत्व है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में लिखते हुए नोट कीजिएगा। कल हम मिलेंगे, इसी का जो आगे का भाग है जिसमें हम बताएंगे कि पंचतंत्र का सामान्य परिचय देंगे और उसकी विषय वस्तु इत्यादि का वर्णन करेंगे। तो मेरा जैसे कि अंत में आपसे निवेदन होता है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं और आप किसी भी ज्ञान से वंचित ना रहें। इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। अब तक बहुत सारे वीडियो, विविध तरह के वीडियो डाल दिए गए हैं जो कि आपके जीवन में उपयोगी होंगे और आपकी परीक्षा में नंबर दिलाने के लिए तो बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी आपके अमूल्य सुझाव हमें दे सकते हैं। हम उसको निरंतर देखते हैं और उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार सुधार भी करते हैं। हमने अब तक काफ़ी सुधार किया है, आपकी सुझावों के आधार पर ही हमने वीडियो की जो अवधि बढ़ाई है, इसमें शब्द प्रारूप जोड़ा है, इसको
लिखित रूप में टाइप किए हुए दृष्टि से डाला है। बहुत सारे सुझाव आपके सुझावों पर ही, आपके जो कमेंट बॉक्स में लिखे गए हैं जो सुझाव हैं उन पे ही किए गए हैं। विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, तो इसे आप शेयर और फॉरवर्ड कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर विविध प्रकार के ज्ञान से आप अपने आप को लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए और हमें आपका इस तरह का सहयोग और सम्मान देने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।